हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपको पता है यहाँ पर एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्लास चलाई जा रही है और आपके मध्यकालीन भारत की 7वीं क्लास है। मध्य प्रदेश का मध्यकालीन भारत 7वीं और अंतिम क्लास है। इसके बाद आपके पास आधुनिक भारत शुरू हो जाएगा। इसके बाद क्या आपका आधुनिक भारत शुरू हो जाएगा। एक इतिहास ही है जो सबसे बड़ा होता है और उसी को हमने करने वाले हैं और खत्म होने वाला भी हमारे। इस बात की खुशी है कि हमने खत्म भी कर लिया और अच्छे से आपने नोट्स भी बना लिए। मुझे उम्मीद है रिवाइज भी कर लिया होगा और मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे तो आपने उसको प्रैक्टिस भी कर लिया होगा। मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे, आपने प्रैक्टिस भी कर लिया होगा। आज हम लोग करने वाले जो बघेली रियासत करने वाले हैं, बघेल वंश करने वाले हैं, रीवा का राज्य करने वाले हैं। याद रखना, इसको रीवा का राज्य कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ पर मार्तंड जैसे, अवधेश प्रताप सिंह जैसे लोग रहते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं 1857 के बाद से ही आता है। यहाँ से पहले क्वेश्चन नहीं आते हैं। 1857 की घटनाओं के बाद से आते हैं। कल्चर से क्वेश्चन आते ही साथ साथ, आर्ट एंड कल्चर से यहाँ पे स्थापत्य से क्वेश्चन आते ही है। यहाँ पे बुक्स बहुत सारी मिलेंगी आपको, है कि नहीं? यहाँ से बुक्स बहुत सारी मिलेंगी। जैसे आपको राजा भोज परमार वंश से मिलते हैं, ऐसे यहाँ पे विश्वनाथ सिंह मिलते हैं। वहां पे राजा भोज लगभग 13 ग्रंथों की रचना करते हैं और यहाँ पे विश्वनाथ सिंह 18 ग्रंथों की रचना करते हैं। ऐसे महान महान विद्वान राजा यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए बघेली वंश रहेगी। पेन कॉपी लेके बैठ जाओ। आपको पता है हम क्लास किस तरीके से करते हैं कि मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, फिर नोट्स लिखवाता हूँ। देन जाके आपके लिए याद करने के लिए बोलते याद कर लो, रिवाइज कर लो, ठीक है ना? पूरी क्लास बड़ी हो जाती है। क्यों हो जाती है? एक टॉपिक लेते हैं क्लास में, एक रियासत को ले रहे हैं और रियासतें बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। आप लोग जो क्लास में बोर हो रहे होंगे ना, रियासतों में ही बोर हो रहे होंगे। क्यों? रियासत में बहुत सारे राजा मिल जाते हैं, है कि नहीं? और आपकी ये क्लास पता है पेपर वन में काम आने वाली है ही। पेपर वन सबके लिए कॉमन होता है। देन पेपर टू जो हिस्ट्री वालों का है, उसकी यूनिट 10 भी आपके एमपी का हिस्ट्री है, तो वहाँ पे काम में आने वाली है। बात करते हैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की। तो कई बच्चे बोलते हैं सर इंग्लिश मीडियम में क्लास चाहिए। अब तो इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे लिखवाना पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं हिंदी भी लिखवाऊँ, इंग्लिश भी लिखवाऊँ। बट अगर आप एमपी की बात करो तो एमपी में मोस्टली चीज फैक्ट होती है। और वन लाइनर जब कोई चीज होती है ना, तब उसको हिंदी में सुन के इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि मोस्टली बच्चे इसको इंग्लिश मीडियम में क्लास को देख रहे हैं, कि नहीं? मोस्टली जो लोकेशन के नाम होते हैं, ग्रंथ के नाम होते हैं, व्यक्तियों के नाम होते हैं, वो हिंदी इंग्लिश में सेम होते हैं। जैसे मेरा नाम अंकित, तो अंकित ही रहेगा। मेरी हाइट 6 फीट है, 6 फीट ही रहेगी। मैंने एमए बीए किया, एमए बीए करा रहा हूँ। मैंने जीआरएफ किया, जीआरएफ रहेगा। मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू रहेगा, ठीक है ना? मेरे मान लो कि शादी हो रखी है, तो शादी हो रखी है। अब चाहे इंग्लिश में कर लो, शादी इंग्लिश में मैरिज लिख लो, बराबर ना? जैसे आईसीटी है तो आईसीटी भाई हिंदी में नहीं हो सकता। आईसीटी इंग्लिश ही चाहिए आपको, वहां पे तो इंग्लिश प्रॉपर रहेगी, बाइलिंगुअल रहेगा। अब एक बच्चा बोला सर पीपीटी से क्यों नहीं करा रहा हो? पीपीटी से करो, टाइम जल्दी हो जाएगा और बहुत जल्दी कर लेंगे, बराबर ना? बट तो पीपीटी से पढ़ा के कराने का फायदा क्या नहीं है। एमपी आप सबके लिए नया है। जो पीएससी वाले बच्चे उनके लिए एमपी पुराना है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। बट जो आपके अदर सब्जेक्ट वाले बच्चे, तो जो हिस्ट्री वाले होंगे, सोशियोलॉजी वाले होंगे, पॉलिटिकल साइंस वाले होंगे, ये 5-6 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कॉमन सब्जेक्ट रहते हैं। और ये सब बच्चे कौन से होंगे? आपके पीएससी वाले होंगे मोस्टली। लेकिन अदर स्टेट के बच्चे हैं, जो अदर सब्जेक्ट के बच्चे हैं, जो साइंस बैकग्राउंड से बच्चे हैं, उन्होंने कभी एमपी पढ़ा ही नहीं, तो पीएससी दिया ही नहीं। और जब तक उन्होंने पढ़ा नहीं है, चाहे वो किताब से पढ़ ले, चाहे पीपीटी से पढ़ ले, सेम कंडीशन रहेगी। क्यों? क्योंकि पीएससी में कहानियां काम नहीं आती हैं, थ्योरी काम नहीं आती है। थ्योरी आपको समझा दी, फिर आप पढ़ लो नहीं। पीएससी में फैक्ट ही आते हैं, और फैक्ट आते हैं। अब कौन से फैक्ट आते हैं, क्या फैक्ट आते हैं, वो सारी चीजें महत्वपूर्ण होती है। जैसे आज आपने ध्यान दिया हो, जब मैंने बघेलवंश शुरू किया तो मैंने क्या होता है कि यहाँ से क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, नहीं? तो आपको पढ़ते समय पता होना चाहिए भैया इस फैक्ट से क्वेश्चन आ रहा है, वो फैक्ट महत्वपूर्ण है, वो फैक्ट आपके हाथ से लिखा गया है एक बार, तो आप कभी नहीं भूल पाओगे, कैसे भी नहीं भूल पाओगे। तो भाई मैं प्रयास कर रहा हूँ कि भाई मेरे को खुद बोर हो रहा है, मेरे को भी टाइम लग रहा है, बट सही है, टाइम हो रहा है, हो जाने दो। बट मेरे को पता है 50 दिन में हम लोग कर लेंगे। 50 दिन में कर लेंगे। जहाँ नीड होगी पीपीटी, वहाँ पीपीटी लेके आ जाएंगे, ठीक है ना? ठीक। तो शुरुआत करते हैं बघेली रियासत की। हेडिंग डालेंगे बघेली रियासत। पहले कुछ कहानियां सुनाऊंगा, इसको सुन लेना थोड़ा सा आपको, इंटरव्यू के हिसाब से, ठीक है ना? थोड़ा आपको सुन लेना है, ठीक? फिर आपको मैं आपको लिखवा दूंगा। जो बघेल लोग थे माने तो मूलतः जो आपके गुजरात में चालुक्य वंशी, गुजरात में चालुक्य शासक या सोलंकी शासक हैं, उनसे संबंधित माने जाते हैं, ठीक है ना? अभी सुनते चलना आप लोग। जो गुजरात में चालुक्य शासक हैं आपके, सोलंकी शासक हैं, उनसे संबंधित माने जाते हैं। सोलंकी वंश के संस्थापक जो थे कुमारपाल थे। उन्होंने अपनी मौसी के पुत्र अरुणराज
अरुणराज को अनिलवाड़ का क्षेत्र दिया था व्याघ्रपल्ली या बघेलवाड़ी। व्याघ्रपल्ली क्या बोलते हैं इसको, बघेलवाड़ी। यहाँ का उन्होंने सामंत बनाया था, गवर्नर बनाया था, जागीरदार बनाया था। इस बात को आपको याद रखना है, क्योंकि बघेलवाड़ी गांव से संबंधित है, इसलिए अरुणाचल के सभी वंशज क्या कहलाए बेटा, बघेल कहलाए। क्या कहलाए, बघेल कहलाए। इनका एक पुत्र होता है लवण प्रसाद। इनका एक पुत्र होता है लवण प्रसाद, जिसे बघेलखंड के ऐतिहासिक स्रोतों में क्या व्याघ्रदेव नाम दिया गया है। व्याघ्रदेव नाम दिया गया है। सुनते चलना भी। आपको बता दूं, लवण प्रसाद को बघेल वंश का आदि पुरुष माना जाता है, मतलब कि ऐसा पुरुष जहां से शुरुआत मानी जाती है, ठीक है ना, आदि पुरुष माना जाता है। लवण प्रसाद के दो पुत्र होते हैं, वीर धवल। लवण प्रसाद के पुत्र होते हैं वीर धवल, और वीर धवल के आपको पुत्र मिलेंगे भीसल देव और भीमल देव। भीसल देव और भीमल देव, अभी लिखवाऊंगा मैं आपको, सुनते चलना। भीमल देव, इनके दो पुत्र होते हैं भीसल देव और भीमल देव। बात है 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की। कलचुरी, आपने कालिंजर क्षेत्र में कलचुरी सुने थे, तो कलचुरियों के पतन के उपरांत कालिंजर में भर जाति के राजा शासन कर रहे थे। कौन, भर जाति के राजा शासन कर रहे थे कालिंजर क्षेत्र में, ठीक है ना। जो भर जाति के राजा थे उनके अधीन, जो भर जाति के राजा थे उनके अधीन एक गहोरा क्षेत्र था। गहोरा कहाँ पे, चित्रकूट क्षेत्र। गहोरा कहाँ पे था, चित्रकूट क्षेत्र में। वहां पे एक लोधी व्यक्ति क्या था, सामंती का काम कर रहा था, जागीरदार का काम कर रहा था, जो कि विद्रोही उद्दंड व्यक्ति था। राजा की बात नहीं मानता था, प्रजा की सेवा नहीं करता था, सिर्फ अपने आप में मस्त रहता था। ऐसा बताया जाता है कि लवण प्रसाद अपने दोनों पुत्र विसल देव और भीमल देव के साथ अनिलवाड़ से प्रयाग होते हुए चित्रकूट तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। जब ये लोग चित्रकूट जा रहे थे, तब रास्ते पे मड़फा नामक दुर्ग में रात्रि विश्राम के लिए रुके, और मड़फा दुर्ग कालीजन के भर राजा के अधिकार में था। भर राजा ने इनके स्वागत हेतु कालीजन से मड़फा आ गया, जहां से उसने व्याघ्रदेव से गोहरा के अपने विद्रोही सामंत लोधी के विषय में चर्चा की। व्याघ्रदेव ने क्या किया, विद्रोही सामंत लोधी को दंडित करने हेतु अपने दोनों पुत्र विसल देव और भीमल देव को कालिंजर भेजा एवं चित्रकूट चला गए। स्वयं चित्रकूट चले गए। कालिंजर पहुंचकर दोनों भाइयों ने भर राजा की सेना की सहायता से गौरव का जो लोधी सामंत था उस पर आक्रमण करना चाहा, किंतु सामंत इतना शक्तिशाली था कि उसे प्रत्यक्ष तौर पर पराजित करना मुश्किल था। इन लोगों ने सामंत को अंत में गौरा के दीवान तिवारी को अपनी ओर मिला लिया, उसे गौरा का आधा राज्य देने का वचन किया। दशहरे की रात दीवान तिवारी ने लोधी सामंत को जश्न के दौरान अच्छी ठोक के शराब पिला दी। भयंकर, बेटा शराब पी लो, शराब पी लो, शराब पी लो। इसी अवस्था में क्या हुआ, विसल देव और भीमल देव ने क्या कर दी, उनकी हत्या कर दी। और दोनों भाइयों से खुश होकर कालिंजर के जो भर राजा था उन्होंने गौरा की सामंती प्रदान इनको कर दी। दोनों भाइयों ने गौरा का आधा हिस्सा दीवान तिवारी को देना चाहा, किंतु तिवारी ने दीवान के पद पर ही बने रहने की इच्छा जताई। इससे खुश होकर दोनों भाइयों ने क्या किया, जो तिवारी था उस तिवारी को दीवान तिवारी, उसको सही की उपाधि दी। तब से बघेलखंड में दीवान तिवारी के वंशज अतरजिया तिवारी के नाम से जाने जाते हैं, तथा अपने नाम के साथ से जोड़कर गौरव का अनुभव करते हैं। और इसी प्रकार गौरा में बघेल वंश की स्थापना हुई, बघेल सत्ता की स्थापना हुई, जिसकी कमान किसके बाद बीसल देव ने अपने छोटे भाई भीमल देव को सौंप दी और स्वयं अनिलवाल चढ़ा गया। चित्रकूट में इस घटना की खबर होते ही व्याघ्रदेव वही तपस्या में लीन हो गए और मुनि बन गए, ठीक है ना। इस प्रकार से हम देखा कि बघेल वंश की स्थापना होती है बघेली रियासत में। बघेल वंश की स्थापना होती है बघेली रियासत में। अभी कहानी आपके माइंड में आधी गई होगी, अब आप लिखेंगे तो आपके माइंड में पूरी चल जाएगी। कहानी महत्वपूर्ण सिर्फ इसलिए है, एग्जाम ओरिएंटेड तो बहुत कम है, लेकिन जो कहानी है कुछ नाम है आप याद रहे, अगर वो नाम आपको याद रहे तो कहानी आपको थोड़ी बहुत याद रह जाएगी ना, तो इंटरव्यू में आपकी भूमिका निभा जाएगी। क्या, इंटरव्यू में आपको काम दे जाएगी, बराबर ना। तो इंटरव्यू की पूर्ति के लिए एक कहानी महत्वपूर्ण है। हेडिंग डालेंगे आप लोग, बघेली रियासत। क्या, बघेली रियासत। बघेली रियासत, एक पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट, ये मूलतः गुजरात के चालुक ऑब्लिक
सोलंकी के वंशज माने जाते हैं, वंशज माने जाते हैं, माने जाते क्या हैं ही। दूसरा, सोलंकी शासक कुमारपाल ने अपने मौसी के भाई या अपने कजन को आंधेलवाड़ के पास स्थित व्याघ्रपल्ली, व्याघ्रपल्ली जिसे बघेलवारी कहते हैं, बघेलवारी, बघेलवारी का सामंत बनाया। उस व्यक्ति का नाम क्या था, भाई का नाम अरुणोराज, क्या था, अरुणोराज। इस बात को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, लो लिखो इसको, ठीक है ना। अरुणोराज बनाया, इस प्रकार वंशज, और वंशज कहलाए, बघेल कहलाए, बघेल कहलाए, ठीक है ना। ठीक, लिखना, एक चार्ट बनाना फिर। अरुणराज का पुत्र, अरुणराज का पुत्र कौन था बेटा, लवण प्रसाद। और लवण प्रसाद का पुत्र कौन थे, भीषल देव, वीरभद्र, वीर धवल। और वीर धवल के पुत्र थे आपके भीषल देव और भीमल देव, भीषल देव और भीमल देव। इतना आपको समझ में आ गया था, ये आपको क्रोनोलॉजी समझ में आई थी। याद रखना, लवण प्रसाद को क्या, हम लोग लवण प्रसाद को व्याघ्रदेव के नाम से जानते हैं। आपसे पूछ सकता है कि व्याघ्रदेव का वास्तविक नाम क्या है, या लवण प्रसाद को अन्य किस नाम से जानते हैं, पूछा जा सकता है, पूछा गया है, ठीक है ना। इनको क्या बोलते हैं, आदि पुरुष कहते हैं, क्या, बघेल वंश का आदि पुरुष भी कहते हैं, बघेल वंश का आदि पुरुष कहते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है इनकी चित्रकूट यात्रा, क्या, कालिंजर क्षेत्र पर, कालिंजर में भर जाति के शासक के राजा व व गोहरा में, गोहरा था चित्रकूट, गोहरा चित्रकूट में उनका सामंत कौन है, लोधी सामंत है, लोधी सामंत, ठीक है ना। इतना आपको याद रखना है, ठीक है ना। और इनकी चित्रकूट यात्रा, चित्रकूट तीर्थ यात्रा, अगर आपको कहानी पता चली गई पूरी, ठीक है ना, कहानी पता चली गई। और एक दीवान आए थे कौन, तिवारी सिंह, दीवान तिवारी सिंह। किसके दीवान थे बेटा, किसके दीवान थे, जो आपको गहोरा का, गहोरा के सामंत का, ठीक है ना, गहोरा के सामंत का दीवान था। इतना आपको याद रखना, ठीक है ना। एक दुर्ग का नाम आया था मड़फा, मड़फा दुर्ग, जो कहाँ पे है, कालिंजर में था, भर जाति का अधीन था, ठीक है ना। इतना आपको याद रखना, इतना आपको याद रखना, ठीक है ना। जैसे ही पूरा फाइनल हुआ, फाइनल मैच क्या हुआ, फाइनल क्या हुआ, फाइनल क्या हुआ भैया,
फाइनल क्या हुआ, फाइनल में जीत हुई थी। व्याघ्रदेव क्या हुए, व्याघ्रदेव या लवण प्रसाद, व्याघ्रदेव तपस्या में लीन रहे, वो मुनि बन गए, ठीक है ना। विशल देव, विशल देव वापस चले गए कहाँ पे, अंधरवाल क्षेत्र में वापस चले गए भाई साहब। और भीमल देव, भीमल देव ने यहाँ पे क्या किया, भगील वंश की स्थापना की, भगील रियासत भगील वंश की स्थापना की, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आ गई कहानी, इतनी कहानी आपको समझ में आ गई, इतनी कहानी आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग प्रमुख राजाओं को देखेंगे, प्रमुख शासक को देखेंगे, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, हेडिंग डालो आप लोग, हेडिंग डालो। विमल देव, विमल देव हेडिंग डालेंगे आप लोग, ठीक है ना। विमल देव हेडिंग डालेंगे आप लोग। आई थिंक आवाज बहुत डाउन है आज मेरी, आप ईयरफोन यूज तो कर ही रहे होंगे, क्योंकि गला बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है। एक दिक्कत और आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, एक वीडियो को अपलोड करने में बहुत लंबा समय लग रहा है, एक वीडियो को ही अपलोड करने में बहुत लंबा समय लग जा रहा है अभी। विमल देव तो क्या याद रखना कि 1236 में, 1236 में गहोरा, गहोरा कूट के समीप बघेल रियासत की स्थापना की, बघेल रियासत की स्थापना की। इसके बाद आएंगे आपके महत्वपूर्ण शासक में रानिंग देव, रानिंग देव जिसको हम अनेक देव के नाम से भी जानते हैं। एक महत्वपूर्ण शासक है, एक महत्वपूर्ण शासक है, और एक ग्रंथ में बताया गया कि ये रीवा के प्रथम शासक है, ठीक है ना। देखो भीमल देव को एक जागीर मिली थी, तो जागीर क्षेत्र में इन्होंने काम किया था, है कि नहीं। जो रानिंग देव थे, रानिंग देव या अनेक देव, इन्होंने जागीर को राज्य का रूप दिया। क्यों, जागीर विस्तार की और राज्य के रूप में विस्तार, मतलब बड़ा क्षेत्र किया इन्होंने, ठीक ना, तो राज्य का रूप दिया। पूछा नहीं जाएगा, बस लिख दिया अपन, ठीक ना। याद रखना, एक काव्य है वीर भानु दय काव्यम, वीर भानु दय काव्यम, इसमें रानिंग देव को बघेल वंश का प्रथम शासक माना गया है, प्रथम शासक बताया गया है, ठीक है ना, प्रथम शासक बताया गया, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आपके जो महत्वपूर्ण आएंगे बेटा, आगे महत्वपूर्ण आएंगे आपको बालन देव, रानिंग देव के बाद क्या आएंगे बेटा, बालन देव, बालन देव रहेंगे। रखना बालन देव इतना एक शक्तिशाली था, शक्तिशाली पराक्रमी राजा था, शक्तिशाली और पराक्रमी था। भाई साहब ने अपने मालिक को ही अपना चेला बना दिया। इनके मालिक कौन थे, भर जाति लोग थे ना, तो भर जाति के लोगों को अधीनता स्वीकार कराई।
भर जाति के शासकों ने अधीनता स्वीकार कर लिया, तो मालिक को ही झुका दिया, अधीनता स्वीकार की। ऐसा कोई व्यक्ति अपने मालिक को झुका सके, इन्होंने भाई साहब मालिक को ही झुका दिया, ठीक है ना। फिर आते हैं आपके महत्वपूर्ण बुल्लार देव, सुनाते बेटा बुल्लार देव आते हैं। तो बुल्लार देव में आपके लिए महत्वपूर्ण क्या मिल जाएगा, बुल्लार देव में आपके लिए महत्वपूर्ण मिल जाएगा, बुल्लार देव एक ऐसा शासक था जिसने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। उपाधि धारण की, इस बात को आपको रखना है। ठीक है ना, याद रखना। ऐसा बताया जाता है कि भाई साहब का मुगल दरबार में, सॉरी, तुगलक दरबार में अच्छा सम्मान था, तुगलक दरबार में सम्मान था। पता कैसे चलता है, जो आपकी अफीक महोदय की तारीख फिरोज शाही है, तारीख फिरोज शाही, उसमें इन भाई साहब का उल्लेख मिलता है, और उल्लेख मिलता है कि फिरोज शाही के दरबार में जो उस समय के चौहान शासक थे उनके साथ एक गद्दी साझा करते हैं और उनकी पंक्ति प्रथम पर बैठते हैं, ठीक है ना। और उनकी समय पर्याप्त शक्तिशाली राज्य हो गया था, ठीक है ना। और इसके बाद आपको कौन मिलेगा? बुल्लार देव के बाद मिलेंगे आपको बेटा, बुल्लार देव के बाद आपको मिलेंगे वीरम देव। कौन? वीरम देव। वीरम देव मिलेंगे आपको बुल्लार देव के बाद। क्या रखना, यहाँ पे एक घटना फेमस है, यहाँ से घटना फेमस है कि इनके जीवन काल में इनके पुत्र सिंहदेव ने, सिंहदेव ने, अब बेटा त्रिवेणी प्रयाग संगम पर, त्रिवेणी प्रयाग संगम पर, त्रिवेणी प्रयाग संगम पर जल समाधि ले ली थी। यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा, एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ, चंदेलवंशी शासक, जिन्होंने प्रयाग संगम पर जल समाधि ली थी, त्रिवेणी प्रयाग संगम पर, गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर जल समाधि ली थी। कौन सा व्यक्ति है चंदेलवंशी शासक, बताओ, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक। सहदेव ने क्या, ये किसके पुत्र? बुल्लार देव के पुत्र बेटा। कौन है? सहदेव बुल्लार देव के पुत्र हैं जिन्होंने त्रिवेणी संगम पर समाधि ली थी। और भीरम देव कौन है? बुल्लार देव के पौत्र हैं, मतलब बेटे के बेटे पौत्र हैं। कौन? वीरम देव, जो गद्दी पर बैठते हैं, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना, याद रखना। इनको भाई साहब को क्या, वीरम देव के लिए ईरानी पहलवान कहा जाता है, ईरानी पहलवान कहा जाता है। इस बात को आपको याद रखना है, ईरानी पहलवान का टाइटल दिया जाता है, ठीक है ना। ठीक है ना। इसके बाद आता है आपके नरहरि, नरहरि, नर हरिदेव, बना दो बेटा। नर हरिदेव गद्दी पर बैठते हैं, ठीक है ना, जो कि इनका पुत्र था वीरम, किसका? वीरम देव का। ध्यान रखना, इनके शासनकाल पर महमूद खिलजी बांधवगढ़ आया था। क्यों आया था? तो बांधवगढ़, बांधवगढ़ हाथियों के बाजार के लिए प्रसिद्ध था। बांधवगढ़ क्या? हाथियों के बाजार के लिए प्रसिद्ध था। अब हुआ क्या था, जब भाई तो महमूद खिलजी आया था,
तो नरहरि देव ने की टांग खींच दी तो महमूद खिलजी यहाँ से चलेगा और कहाँ पहुंचता है, महमूद खिलजी यहाँ से चला जाता है, कहाँ पहुंचता है, सरगुजा पहुंचता है। सरगुजा क्यों, सरगुजा में अच्छी नस्ल के हाथी मिलते थे वहां पर, ठीक ना, सरगुजा पहुंच जाता है, ठीक ना। इतना महत्वपूर्ण से इतना महत्वपूर्ण, बांधवगढ़ क्यों फेमस था, हाथियों के बाजार के लिए फेमस था, इतना रखना है। फिर आते हैं भेदचंद, आते हैं भेदचंद, आते हैं आपकी गद्दी पर, ठीक ना। भाई साहब ने सिकंदर लोदी के आक्रमणों का सामना किया था, सिकंदर लोदी के आक्रमणों का 2 बार सामना किया, 2 बार सामना किया, याद रखना, ठीक ना। लेकिन याद रखना याद रखना, भेदचंद पहली बार में चालाकी चल जाते हैं और मित्रता कर लेते सिकंदर लोदी से, और दूसरी बार में भाई भाग जाते हैं, सरगुजा पहुंच जाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं शालीवाहन, कौन आते हैं, शालीवाहन आते हैं, ठीक है। इनके समय पर भी सिकंदर लोदी ने बांधवगढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया। अब आपको बता दूं, यहाँ पे आपको लिखना हो तो नरहरि देव है ना, और वीरम देव, इनके समय पर, वीरम देव के समय पर क्या, जो आपका बघेल वंश है, बांधवगढ़ तक और अमरकंटक तक विस्तारित हो गया था। बांधवगढ़ व अमरकंटक तक विस्तारित हो गया था, मतलब बांधवगढ़ इनके अधीन आ गया था, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बांधवगढ़ की बात आ रही है। और जब सालियान आते हैं तो सिकंदर लोदी बांधवगढ़ पर आक्रमण करते हैं, लेकिन बांधवगढ़ का दुर्ग इतना मजबूत होता है कि भाई साहब जीत नहीं पाते हैं। तो सालियान क्या, सिकंदर लोदी क्या करते हैं, बांधवगढ़ शहर में लूटपाट करते हैं, क्या करते हैं फिर, लूटपाट करते हैं। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। फिर सबसे महत्वपूर्ण शासक आते हैं वीर सिंह देव, क्या, वीर सिंह देव। वीर सिंह देव आपके एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, वीर सिंह देव आपके एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मानूंगा मैं यहाँ पे, याद रखना, ठीक है ना। कौन बेटा, वीर सिंह देव। तो अभी तो यहाँ पे क्या चल रहा था, एक सरकी वंश था, सरकी वंश, ये लोग सब उनसे संबंधित थे, इसलिए दिल्ली के सल्तनत, दिल्ली के सरदार इनसे गुस्सा में रहते थे। लेकिन भाई साहब ने दिमाग क्या किया, वीर सिंह देव ने क्या किया, सरकियों से मित्रता ना करके, सरकियों से मित्रता ना करके सिकंदर लोदी से मित्रता की, मित्रता ना करके किसको किया, दिल्ली के शासक सिकंदर मालिक को ही मित्र बना लिया, सिकंदर लोदी से मित्रता की, कूटनीतिक चाल यहाँ पे चली गई, ठीक है ना। इस बात को याद रखना। तो आपको याद होगा अमरदास की कहानी, अमरदास को शरण दी थी इन्होंने, याद है, जो गौड़ वंश के शासक थे, अमरदास, गौड़ वंशी अमरदास को शरण दी थी, याद है आपको, नहीं याद है, याद है, अमरदास को शरण दी थी। और जब फिर अमरदास ने अपने पिता की हत्या कर दी थी और जाके गौड़ वहां पे गढ़ा में अपना गद्दी संभाली, तो भैया वीर सिंह देव को गुस्सा कि तुमने अपने पिता की हत्या क्यों की, आप जब मेरे शरण में आए तो आपने मेरी बात क्यों नहीं मानी, तो जाके क्या करते हैं, अमरदास पर हमला करते हैं। अमरदास वहां से भाग जाते हैं, फिर नर्मदा, जब वो नर्मदा पे वीर सिंह देव जी क्या कर रहे थे, जल स्नान कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, तभी जाके अमरदास क्षमा याचना करते हैं, क्षमा मांगते हैं, और वीर सिंह देव उन्हें गद्दी बिठा देते हैं। कहानी पढ़ी थी आपने, नहीं पढ़ी थी, याद है, याद है कि नहीं याद है आपको, ठीक है ना। ठीक, याद रखना, वीर सिंह देव ने खानवा के युद्ध में, तब 1527 में राणा संगा का साथ दिया था, राणा सांगा का साथ दिया था, ठीक है ना। ठीक, लेकिन जैसे ही राणा सांगा की पराजय हुई, जैसे ही राणा सांगा की पराजय हुई, भाई साहब कहाँ पहुंच गए, बाबर के दल में पहुंच गए, तुरंत ही बाबर के दल में पहुंच गए। इस बात को आपको याद रखना है, कूटनीतिक व्यक्ति भाई साहब क्या थे, कूटनीतिक व्यक्ति थे, ठीक है ना।
ठीक है। आपको बता दो वीर सिंह देव ने भी प्रयाग में जल समाधि ली थी। आपको कहीं पे ऐसा लिखा मिल जाएगा कि बघेली वंश के एकमात्र शासक वीर सिंह देव ने जल समाधि ली थी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। मैं आपको लिखवा दिया ऊपर ना, एक व्यक्ति ने और ली है, ठीक है ना। याद रखना जो देव है, वीर सिंह देव क्या कबीर पंथी थे, कबीर पंथी थे, कबीर के भक्त थे, इसलिए इनको दरबार में उसका साहेब सलाम कर कर, इसलिए दरबार में उसका साहेब सलाम कर कर अभिवादन किया जाता था, साहेब सलाम। इनको साहेब सलाम के नाम से जाते दरबार में, साहेब सलाम, ठीक है, याद रखना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनका है कि वीर भानु सिंह, कौन है बेटा, वीर भानु सिंह। वीर भानु सिंह आपको गद्दी पाएंगे। याद रखना जब चौसा के युद्ध में, चौसा के युद्ध में कब, 1539 में शेरशाह सूरी और किसके मध्य हुआ था, शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था। तो चौसा के युद्ध में भाई साहब जब हुमायूं हार के भाग रहे थे, हुमायूं हार के भाग रहे थे, तो वीर भानु सिंह ने इनकी मदद की थी और किसको, गंगा को पार करने में मदद की थी, गंगा को पार करने में मदद की थी, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है ना। और कुछ दिन तक अपने आप पे शरण भी दी थी, कुछ दिन तक अपने आप पे शरण भी दी थी, ठीक है ना। और जैसे ऐसे ही कन्नौज के युद्ध में भी, कन्नौज के युद्ध में भी शेरशाह सूरी के खिलाफ हुमायूं को भाई साहब ने मदद की थी, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। याद रखना इस बात से ना होगा, बार बार क्या किया, हुमायूं का साथ दिया था वीर भानु सिंह ने, यहाँ पे भी शरण दी, यहाँ पे भी शरण का प्रस्ताव रखा। हालांकि हुमायूं यहाँ पे नहीं आया था, शरण नहीं ली थी, उसने शेरशाह सूरी से युद्ध लड़ने का सोचा था। होता क्या है, जब हुमायूं इंडिया से भाग जाता है, हुमायूं हार कर इंडिया से भाग जाता है उस समय पर, तो शेरशाह सूरी ने वीर भानु सिंह को अपने दरबार में आने की बात कही, बेटा हमारे दरबार पेशो पेशी लगाओ, बोलते नहीं मालिक, आजा बेटा पैसे लगा, तो उन्होंने बात करनी मानी हमारी। तो वीर भानु सिंह से शेरशाह सूरी ने बोला कि आओ बेटा पैसे लगाओ। इस बात से घबराकर वीर भानु सिंह कहाँ पहुंचते हैं, वीर भानु सिंह कहाँ पहुंचते बेटा, कालिंजर के शासक, कालिंजर के शासक कीरत से क्या पहुंचते हैं, कीरत से, ये वही है रानी दुर्गावती वाले, ठीक है ना। कालिंजर के शासक कीरत चंदेल शासक, कालिंजर के चंदेल शासक कीरत सिंह के दरबार पहुंचते हैं। इस बात से नाराज होकर शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी क्या करता है बेटा, कालिंजर पर आक्रमण करता है। आपको याद होगा हमने पढ़ा था शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कालिंजर अभियान होता है। क्या करता है शेरशाह सूरी, कालिंजर पर आक्रमण करता है और शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कालिंजर अभियान होता है। याद है आपको कि नहीं याद है, याद है कि नहीं याद है, हुक्का नामक यंत्र चलाने से, हुक्का नामक यंत्र चलाने से, ठीक ना। तो ये कहानियां थोड़ा याद रखें, इनको इंटरलिंक ऐसे आप लिख लो, नाम लिख लो, आपको अपने आप घटना याद रहेगी, ठीक ना, आपको अपने आप घटना याद रहेगी। जो हिस्ट्री के बच्चे उनके लिए तो महत्वपूर्ण है, जो यूनिट 10 वाले हिस्ट्री के बच्चे उनके लिए महत्वपूर्ण है। पेपर बनने वालों के लिए घटनाएं महत्वपूर्ण नहीं है, पेपर वालों के लिए घटना महत्वपूर्ण नहीं है, जो आएगा महत्वपूर्ण बताऊंगा आपके लिए, ठीक ना। रामचंद्र देव, अगले शासक आएंगे रामचंद्र देव गद्दी पर, ठीक है ना, 1555 से 1592, जो कि अकबर का समकालीन था, किसका बेटा, अकबर अंकल के समकालीन थे। मतलब इनके समय पर दिल्ली में मुगल शासक अकबर राज कर रहा था भाई साहब, इस बात को याद रखना। इन्हीं रामचंद्र देव के दरबार में, इन्हीं रामचंद्र देव के दरबार में आपको रामतनु पांडे मिलेंगे, रामतनु पांडे, जिनको हम क्या तानसेन के नाम से जानते हैं। इन्हीं रामचंद्र देव के दरबार में आपको रामतनु पांडे मिलेंगे, ठीक है, जिनको हम क्या तानसेन के नाम से जानते हैं। 1562 ईस्वी में, 1562 ईस्वी में अकबर ने क्या किया, अकबर ने रामचंद्र पांडे, रामधनु पांडे अर्थात तानसेन को अपने दरबार में बुलवा लिया था। किसको भेजा था, जलाल खां, जलाल खां कोरची को भेजकर
जलाल का खोरची को भेजकर रामचंद्र देव के दरबार से तानसेन को अपने दरबार में बुलाया था। तानसेन को अपने दरबार में बुलवा लिया किसने? अकबर ने। इस बात को आपको याद रखना है। किंतु अगले ही वर्ष 1563 में रामचंद्र देव ने अकबर के संबंध बिगड़ गए, क्योंकि अकबर के विद्रोही गाजी तंदौरी खां को यहाँ पे सड़ दी गई थी। ठीक है ना? ठीक, तो यहाँ पे क्या थे? देखो, रामचंद्र देव के संबंध अच्छे खासे थे, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, 1563 की घटना है कि अकबर का एक विद्रोही था, अकबर का एक विद्रोही था गाजी खां तन्नौरी। गाजी खां तन्नौरी भाई साहब को क्या करते हैं? रामचंद्र देव शरण देते हैं। रामचंद्र देव बोलते बेटा आज हम तो भगवान राम है, हमारे पास रुक लो। इस बात से अकबर नाराज हो जाता है। अकबर नाराज हो जाता है मार्च 63 में। मार्च 1563 में आसफ खां को बोलता है भैया जाओ, आसफ खां को बोलते जाओ और रीवा पर आक्रमण करो। कहां पे? रीवा पर आक्रमण करो। ठीक है ना? ठीक, तो आसफ खां जब जाता है तो आसफ खां से युद्ध करते हुए गाजी का तन्नौरी मारा जाता है और रामचंद्र देव जाकर बांधवगढ़ दुर्ग में शरण ले लेते हैं। ठीक ना? ठीक, अंत में बीरबल आते हैं और बीरबल क्या करते हैं? मध्यस्थता करते हैं। बीरबल अकबर और रामचंद्र देव के मध्य क्या करते हैं? मध्यस्थता करते हैं, मध्यस्थता करते हैं और दोनों के बीच सुलह हो जाती है। दोनों के बीच सुलह हो जाती है, लेकिन रामचंद्र देव स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे, इसलिए भाई साहब राजधानी पर युद्ध करते हैं। राजधानी पर युद्ध करते हैं और कहाँ पे? अब बांधवगढ़ को रीवा रियासत की राजधानी बनाएंगे। अभी तक बांधवगढ़ सिर्फ दुर्ग था, अब बांधवगढ़ को एक राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित करेंगे। पहले राजधानी कहाँ पे थी? गौहरा चित्रकूट में थी। पहले कहाँ पे? गौहरा चित्रकूट में थी, लेकिन भाई साहब क्या करेंगे? बांधवगढ़ राजधानी ट्रांसफर करेंगे। अब तो सिर्फ याद तो आपको इतना ही रखना है कि रामचंद्र देव ने रीवा रियासत की, बघेल रियासत की राजधानी चेंज की थी, गौहरा से बांधवगढ़ ले गए थे। उसकी पीछे की कहानी मैंने बता दी आपको कि अकबर के टाइम पे ऐसा ऐसा कांड हुआ था जिसकी वजह से भाई साहब को राजधानी चेंज करनी पड़ी थी। ठीक है ना? ठीक है, याद रखना। बाद में क्या होता है? अकबर एक बार फिर से, अकबर फिर से जब कालिंजर पर आक्रमण करता है, कालिंजर पर कब्जा करने के लिए, कालिंजर दुर्ग पर कब्जा करने के लिए सेना भेजता है, तो रामचंद्र देव सोचते हैं भैया बहुत शक्तिशाली शासक है, लड़ाई वड़ाई नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, तो क्या करते हैं? स्वयं से ले जाके चाबी दे देते हैं, लो भैया कब्जे में ले लो, लड़ो मत, तोड़ा फोड़ी मत करो, है कि नहीं? तो इस प्रकार से कालिंजर पर अकबर का कब्जा हो जाता है। किसके समय पर? रामचंद्र देव के समय पर। ठीक है ना? यार वीर देव, अब आते हैं आपके वीरभद्र देव। वीरभद्र देव गद्दी पर बैठेंगे आपके 1592 से 1593 ईस्वी, 1592 से 1593 से वीरभद्र देव गद्दी पर बैठेंगे। भाई साहब की इतने महान थे कि पालकी से गिरकर ही मृत्यु हो गई थी। जब बांधवगढ़ से गौरा की तरफ जा रहे थे, पालकी में बैठे तो पालकी से गिरकर मृत्यु हो गई थी, तो वीरभद्र देव की। ठीक है ना? ठीक, अकबर ने इनको राजा की उपाधि दी थी। अकबर ने इनको राजा की उपाधि दी थी, इस बात को आपको रखना। अकबर ने इनको राजा की उपाधि दी थी, इस बात को आपको याद रखना है। साथ ही साथ वीरभद्र देव ने स्वयं ने चंपू रचना की। क्या? वीरभद्र देव चंपू रचना, जिन्होंने क्या? वीरभद्र देव चंपू रचना की है। वीरभद्र देव, वीरभद्र देव चंपू रचना की है इन्होंने, मतलब चंपू एक काव्य होता है, काव्य से रचना की है, याद रखना। एक मिनट, सॉरी, वीरभद्र देव के दरबारी थे पद्मनाथ, दरबारी ने की, दरबारी थे पद्मनाथ। पद्मनाथ, हाँ क्या भाई लिखने का तरीका? पद्मनाथ, इन्होंने वीरभद्र देव चंपू की रचना की है, इस बात को आपको याद रखना है। इस बात से आपको याद रखना है। ठीक है ना? आगे गद्दी बैठते हैं आपके विक्रमजीत सिंह। विक्रमजीत सिंह
कौन बैठता है बेटा? विक्रमजीत सिंह गद्दी बैठते हैं। तो विक्रमजीत सिंह के लिए महत्वपूर्ण याद रखना, पहले तो नाबालिग थे, पहले तो नाबालिग थे, और अकबर की अधीनता स्वीकार रखने के लिए मना कर दिया था। क्या? बहकावे में आकर अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की उन्होंने, अधीनता स्वीकार नहीं की। जब अधीनता स्वीकार नहीं की तो अकबर ने क्या किया? त्रिपुरदास खत्री के नेतृत्व में, त्रिपुरदास खत्री के नेतृत्व में बांधवगढ़ में सेना भेज दी, बांधवगढ़ में सेना भेज दी। भाई साहब ने बांधवगढ़ का किला घेर लिया, फिर बाद में विक्रमजीत सिंह ने क्या किया भैया? क्षमा याचना की, क्षमा याचना की, लेकिन भय का माहौल तो था ही, तो इन्होंने क्या किया? बांधवगढ़ से राजधानी क्या बना दी? बांधवगढ़ से, बाद में बांधवगढ़ से राजधानी परिवर्तन कर, राजधानी परिवर्तन कर कहां ले गए बेटा? कहां ले गए? रीवा, रीवा को राजधानी बनाया। इस बात को याद रखना, विक्रमजीत सिंह ने किसको राजधानी? रीवा को राजधानी बनाया। किसने राजधानी? विक्रमजीत सिंह ने रीवा को राजधानी बनाया। और जब अकबर के बाद गद्दी पर जहांगीर बैठता है, जहांगीर बैठता है, तो 1624 में विक्रमजीत सिंह जहांगीर के दरबार में जाते हैं। दरबार में जाने पर तोहफे के रूप में एक हाथी प्लस एक रत्न जड़ित मुर्ग लेकर जाते हैं। अब बोलो सर ये चीजें क्यों लिखवा रहे हो? फालतू चीजें, ये फालतू चीजें, बट पीएससी का भरोसा नहीं, कब पूछ ले, कब पूछ ले, पीएससी का भरोसा नहीं है, ठीक है ना? ठीक, ठीक है ना? फिर आते हैं आपकी गद्दी पर अमर सिंह। अमर सिंह गद्दी पर आते हैं। तो आपको याद है अमर सिंह के समय जुझार सिंह बुंदेला ने विद्रोह किया था मुगलों के खिलाफ। जुझार सिंह बुंदेला ने, और आपने खाने जहां, खाने जहां लोधी, जो अमर सिंह के समय पर इत्यादि इत्यादि विद्रोह हो रहे थे, इनको दबाने में अमर सिंह ने मुगलों की सहायता की। क्या? विद्रोहों को दबाने में मुगलों की सहायता की थी। इस बात को आपको याद रखना है, नंबर एक तो इस बात को आपको याद रखना है। अमर सिंह ने अमरपाटन, अमर सिंह ने सतना जिले में, सतना के पास अमरपाटन नामक शहर बसाया था। अमरपाटन नामक शहर बसाया। और अमर सिंह के दरबार में थे नीलकंठ। अमर सिंह के दरबार में कौन थे बेटा? दरबारी थे नीलकंठ, नीलकंठ। इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की है, अमर विलास कोश, अमरेश विलास कोश। तो आपसे पूछ सकता है अमरेश विलास कोश किसकी रचना है बेटा? नीलकंठ शास्त्री, इनको नीलकंठ शास्त्री बोलते हैं, नीलकंठ बोलते हैं, ठीक है? नीलकंठ की रचना है, ठीक है ना? नीलकंठ, ठीक ना? फिर आते हैं आपके अनूप सिंह, गद्दी पर आते हैं अनूप सिंह। कौन आते हैं बेटा? अनूप सिंह आते गद्दी पर आपके, अनूप सिंह आते अमर सिंह का गद्दी पर। आपको याद होगा अनूप सिंह के समय, याद रखना, आपको पहाड़ सिंह बुंदेले घटना याद है? पहाड़ सिंह बुंदेला वर्सेस गौड़ शासक हृदय साय, घटना याद है? इन दोनों की युद्ध होता है, लड़ाई होती है।
गौड़ शासक हृदय से भागकर कहां पहुंच जाते हैं? हृदय से भागकर कहां पहुंच जाते बेटा, बताओ? रीवा राज्य में शरण लेते हैं अनूप सिंह के पास आकर। रीवा में अनूप सिंह के पास शरण लेते थे, याद है, पढ़ा था अपन ने। अनूप सिंह के राज्य में आते, क्यों आते भैया? क्यों? अनूप सिंह की पुत्री का विवाह हृदय शाह से हुआ था, याद है ना। और जब पहाड़ सिंह इन दोनों के ऊपर हमला करते हैं, रीवा पर हमला करते हैं, रीवा जी कहाँ पे, चौरागढ़ था। गौड़ शासक हृदय शाह कहाँ पे, चौरागढ़ में थे। जब पहाड़ सिंह, देखो हुआ क्या था, पहाड़ सिंह और गौड़ शासक हृदय शाह के मध्य युद्ध चल रहा था चौरागढ़ का। तो भाई साहब हार जाते हैं हृदय शाह और भागकर कहाँ पहुंच जाते हैं, रीवा के शासक अनूप सिंह के पास पहुंचते हैं। और पहाड़ सिंह को जब इस बात का पता चलता है तो पहाड़ सिंह क्या करते हैं, रीवा पर आक्रमण करते हैं। जब रीवा पर आक्रमण करते हैं तो गौड़ शासक हृदय शाह और रीवा के शासक अनूप सिंह दोनों भागकर कहाँ पहुंचते हैं, त्योंथर के जंगल में पहुंच जाते हैं। कहाँ पे, त्योंथर के जंगल में पहुंच जाते हैं। इस फैक्ट को हम 3 बार पढ़ चुके बेटा। अब बताओ मजा आ रहा है, याद रख दो। आपस में चाहिए इंटरलिंक है, यदि वो पीपीटी से लेके आओ ना तो मैं इंटरलिंक नहीं कर रहा हूँ, सीधा फैक्ट बता के निकल जाऊंगा। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए फैक्ट आपको इंटरलिंक कर पा रहा हूँ, आपको बोलो वहां पे आपने पढ़ा था, याद करो। याद है कि नहीं याद है? तो त्योंथर के जंगल में पहुंच जाते, भाग कर शरण ले लेते। याद है कि नहीं याद है? ठीक है ना। फिर अनूप सिंह की क्या होती है, क्षमायाचना हो जाती है। अनूप सिंह को क्या, माफी मिल जाती है और शाहजहां वापस इनको गद्दी बैठा देता है। ठीक है ना। ठीक, याद रखना। इसी समय पर क्या होता है, 1672 में पहाड़ सिंह के बाद 36 साल, क्या मिलते, 36 साल मिलते आपको। 36 साल क्या करते भैया, रीवा रियासत के जो मैयर क्षेत्र है, रीवा रियासत का जो मैयर क्षेत्र है उस पर आक्रमण करते हैं, उस पर आक्रमण करते हैं। और बघेल सेनापति माधव सिंह गुजर को बंदी बना लेते हैं। किसको? बघेल सेनापति माधव सिंह को, बघेल सेनापति माधव सिंह को बंदी बना लेते हैं। ये चीज आपके क्वेश्चन में नहीं आएगी, पेपर में नहीं आएगी, ठीक है ना। ठीक, बस याद रखना 36 साल की इस घटना का उल्लेख बाद में क्या करता है, माधव सिंह गुजर 36 साल को 3,000 रुपए वार्षिक कर देने की बात करता है, नजराना देने की बात करता है। जो इस घटना का उल्लेख है, कहाँ मिलता है, उल्लेख कहाँ मिलता है बेटा इस घटना का, याद रखना। इस घटना का उल्लेख कवि भूषण ने अपने ग्रंथ कवि भूषण, कवि भूषण की ग्रंथ है शिवराज भूषण और आपके शिवा भावनी भूषण, शिवा भावनी, इसमें इसका उल्लेख मिलता है। और आपने इनका नाम कब पढ़ा था, कवि भूषण का? राजा 36 साल के समय पढ़ा था आपने, याद है, कवि भूषण। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, याद करो, याद करो, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं आपके भाव सिंह। कौन आते बेटा, भाव सिंह आते गद्दी पर। इसके बाद भाव सिंह गद्दी बैठते हैं। तो आज हमें इनका विवाह महत्वपूर्ण है। इनका विवाह कहाँ हुआ था, इनका विवाह चित्तौड़गढ़ के राजा राजा राज सिंह की पुत्री, राज सिंह की पुत्री अजब कुमारी से हुआ था। अजब कुमरी, कुमरी से हुआ था। अजब कुमरी से हुआ था, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। अजब कुमरी क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने रीवा में रानी तालाब का निर्माण कराया था। रानी ताल जबलपुर में था, रानी ताल जबलपुर में था, और रीवा का रानी तालाब है, रानी तालाब का निर्माण कराया इन्होंने। कहाँ पे बेटा, रीवा में, इस बात को याद रखना। साथ ही याद रखना, साथ ही याद रखना, भाव सिंह के समय रीवा किले में, भाव सिंह के समय रीवा किले में महामृत्युंजय मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर, मोती महल और आपका लंबा घर, लंबा घर का निर्माण कराया, लंबा घर का निर्माण कराया। याद रखना, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एमपी में कहां पर
काल सर्व दोष निवारण की पूजा की जाती है। तो रीवा के महामृत्युंजय मंदिर में प्रत्येक संक्रांति को, प्रत्येक मकर संक्रांति को मेला लगता है और यहीं पर आपके लिए काल सर्प दोष, काल सर्प दोष निवारण हेतु तो पूजा की जाती है। पूछा गया है आपसे, पूछा गया है क्वेश्चन है, महामित्र को हाईलाइट कर लेना, इसको 3 स्टार 4 स्टार दे देना, ठीक ना। कि काल सर्प दोष निवारण की पूजा एमपी में कहां पर होती है? रीवा के महामृत्युंजय मंदिर में होती है, ठीक ना। इसके बाद गद्दी में बैठते हैं अनिरुद्ध सिंह। कौन बैठते बेटा? अनिरुद्ध सिंह गद्दी में बैठते हैं। और सिंह के बाद गद्दी में बैठते हैं अनिरुद्ध सिंह। अनिरुद्ध सिंह गद्दी बैठेंगे 1692 से 1700 ईस्वी तक। ठीक है ना। याद रखना, भाव सिंह ने अपने छोटे जीवन काल में अनिरुद्ध सिंह को उत्तराधिकारी उसे कर दिया, क्योंकि अनिरुद्ध सिंह छोटा भाई था, इसलिए इसके बड़े भाई अनिरुद्ध सिंह क्या था? छोटा भाई था, इसलिए बड़े भाई मुकुंद सिंह ने यहाँ पे क्या किया था? विद्रोह किया था। मुकुंद सिंह ने क्या कर दिया? यहाँ पे विद्रोह कर दिया, ठीक था। फिर आते हैं आपके अवधूत सिंह। अनिरुद्ध सिंह आ जाते हैं आपके महत्वपूर्ण शासक अवरुद्ध सिंह, अवधूत। अवधूत सिंह आए 1700 से 1755 तक, याद रखना। अवधूत सिंह आए 1700 से 1755 तक। याद रखना, इनके समय पे क्या होता? जो पन्ना के बुंदीला शासक थे, पन्ना के बुंदीला शासक हृदय साय, इन्होंने क्या किया? रीवा पर कब्जा कर लिया, रीवा पर अधिकार कर लिया था, रीवा पर अधिकार कर लिया था, ठीक है ना। याद रखना, आपको याद होगा कि आपको भी इस घटना के बाद क्या हुआ था? अवधूत सिंह कहाँ गए थे? रीवा के शासक अवधूत सिंह मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम के सहायता हेतु जाते हैं। बहादुर शाह प्रथम के बहादुर शाह प्रथम से सहायता मांगने जाते हैं, और बहादुर शाह प्रथम मोहम्मद खान बंगस के नेतृत्व में, मोहम्मद खान बंगस के नेतृत्व में सहायता भेजता है हृदय शाह के विरुद्ध। और इसमें क्या होती है? हृदय शाह की पराजय होती है और रीवा पुनः अवधूत सिंह के हाथ में जाता है, याद है ना। तब घटना पढ़ चुकी, इस घटना को हम लोग कब पढ़ा था? जब हमने बुंदीला शासक हृदय शाह को पढ़ा था। तो मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम, जो कि औरंगजेब के बाद आता है, बहादुर शाह प्रथम किसकी सेना भेजते हुए? मोहम्मद खान बंगस के नेतृत्व में, मोहम्मद खान बंगस के नेतृत्व में सेना भेजते हैं। नेतृत्व में सेना भेजते हैं, ठीक है ना, याद रखना। फिर अवधूत सिंह की बात आते हैं आपने अजीत सिंह, राजा अजीत सिंह। 1755 से लेके 1809 तक अजीत सिंह, ठीक है ना। इनके सब एक घटना याद रखना, इनके सब एक घटना याद रखना अजीत सिंह के समय पर, कि बांदा 1798 में बांदा के नवाब अली बहादुर
रीवा पर क्या करते हैं बेटा, आक्रमण कर देते हैं, इस बात को याद रखना, ठीक है ना। फिर आते हैं जय सिंह, 1809 से 1833 में जय सिंह। यार है ना, अंग्रेजों के साथ बांदा की संधि की थी, क्या की थी, अंग्रेजों के साथ बांदा की संधि की, सहायक संधि की, ठीक है ना। जय सिंह हिंदी और संस्कृत का विद्वान था, इसे याद रखना। इसने हरिचत्र हरिचरित चंद्र का, सॉरी सॉरी, हरिचरित चंद्र का नामक ग्रंथ की रचना की। हरिचरित चंद्र का नामक ग्रंथ की रचना की। याद है आपको विश्वनाथ सिंह, कौन आता है बेटा, विश्वनाथ सिंह। विश्वनाथ सिंह 1833 से लेकर 1854 तक रहेंगे। विश्वनाथ सिंह अपने आप में महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि वास्तविक सत्ता किसके हाथों में थी बेटा, वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के पास है। भाई सहायक संधि हो चुकी थी पहले ही, तो वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के पास थी। दूसरा महत्वपूर्ण क्या है कि भैया एक खुद अपने आप में एक विद्वान थे और इन्होंने 18 ग्रंथों की रचना की है। राजा भोज ने कितनी की थी बेटा, परमार शासक राजा भोज ने 23 ग्रंथों की रचना, और यहाँ पे इन्होंने कितनी की, 18 ग्रंथों की रचना की, 18 ग्रंथों की रचना की, जिसमें से आपका आनंद रघुनंदन, जिसमें आनंद रघुनंदन, आनंद रघुनंदन और आपके कबीर बीजक प्रसिद्ध हैं, कबीर बीजक प्रसिद्ध है, इस बात को आपको याद रखना। कबीर बीजक प्रसिद्ध है, ये आपके लिए 5 स्टार लगाना। चंबल के राजा भोज कहे जाते हैं, ठीक ना। फिर आते हैं आपके रघुराज सिंह, फिर आते हैं रघुराज सिंह, 1854 से लेके 1880 ईस्वी तक। और रघुराज सिंह वही शासक हैं जिनके समय पर 1857 की क्रांति होती है, इनके समय पर क्या, 1857 की क्रांति होती है, ठीक ना। याद रखना, कब 1857 की क्रांति होती है। याद रखना यहाँ पे ठाकुर रणवत सिंह क्या करते हैं, ठाकुर रणवत सिंह सूबेदार थे, ठाकुर रणवत सिंह रीवा क्षेत्र में विद्रोह करते हैं, 1857 की क्रांति विद्रोह करते हैं। लेकिन रघुनाथ सिंह क्या करते हैं, रघुराज सिंह अंग्रेजों को सहायता देते हैं, अंग्रेजों को सहायता देते हैं, और अंग्रेज इनसे खुश हो जाते हैं, अंग्रेज इनसे खुश हो जाते हैं और इनका क्षेत्र विस्तार कर देते हैं, इनका क्षेत्र विस्तार करते हैं, ठीक ना। सुहागपुर घाटी जो कोयला क्षेत्र है, सुहागपुर व अमरकंटक का क्षेत्र किसको, रघुनाथ सिंह को दिया जाता है। क्योंकि इस समय पर क्या हुआ था, रीवा की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, तो रघुराज सिंह ने ग्वालियर के दीवान दिनकर राव को आमंत्रित किया था, किसके लिए, भैया आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए, रीवा की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए। हालांकि इसका कोई परिणाम नहीं निकलता है और आगे चलकर 1871 के क्षेत्र पर रीवा प्रशासन का जो रीवा प्रशासन है किसको, अंग्रेजों को सौंप दिया था, भैया तुम संभालो, हम नहीं संभाल पा रहे, ठीक है ना। ठीक, इस बात को याद रखना। ठीक,
याद रखना लॉर्ड कैनिंग, रघुराज सिंह के समय लॉर्ड कैनिंग एक दिन के लिए रीवा प्रवास आए थे, एक दिन के लिए रीवा आए थे। पूछा जाता है कि किस शासक के समय पर एमपी में लॉर्ड कैनिंग आए थे, तो रीवा रियासत में रघुराज सिंह के समय पे आए थे, याद रखना। और इन्हीं के समय पर, आपके रघुनाथ सिंह के समय पर 1867 में जबलपुर सतना इलाहाबाद रेलवे लाइन का प्रारंभ हुआ था। जबलपुर सतना इलाहाबाद रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी, रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी। 1871 में बघेलखंड एजेंसी की स्थापना हुई, बघेलखंड एजेंसी की स्थापना हुई। बघेलखंड एजेंसी की स्थापना हुई। याद रखना बघेलखंड एजेंसी 5 रियासतें, कितनी, 5 रियासतें सम्मिलित थी इसमें, 5 रियासतें सम्मिलित थी। वो कौन कौन सी रियासतें बेटा? रीवा, मैयर, नागौद, सोहावल और कोठी, कोठी, ठीक ना। यार है ना बघेलखंड एजेंसी का जो प्रथम एजेंट बनाया गया था, बघेलखंड एजेंसी का प्रथम एजेंट बनाया गया था अंग्रेज अधिकारी कैप्टन गुड फेलो को बनाया गया था, कैप्टन गुड फेलो को बनाया गया था, ठीक ना। और इन्होंने ही क्या कराया था, रघुराज सिंह ने क्या कराया था, रघुराज सिंह ने गोविंदगढ़ के किले का निर्माण कराया था। गोविंदगढ़, रीवा में गोविंदगढ़ किले का निर्माण कराया था, किसने? रघुराज सिंह ने निर्माण कराया था। इस बात को आप कराना, किसने? रघुराज सिंह ने कराया था, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े हम लोग। यहाँ पे हमको हम यहाँ पे याद रखना रघुराज सिंह हो गए। और ये तो ना अभी 3 दिन अस्पताल में रह के वापस आया मैं। अभी आपके लिए क्लासेस कम मिली ना, तो 3 दिन हॉस्पिटल में रह के आया हूँ। मैं वैसे भी कब मेरे अंदर लंग्स के ऊपर कैविटी हो रखी है, लंग्स में थोड़े होल हो रखे हैं। ऐसे में क्या पानी चेंज होता है ना, तो श्वास वगैरह में दिक्कत आती है, कफ बढ़ जाता है, बोलने में दिक्कत आती है। ये सारी चुनौतियां बढ़ जाती हैं सी लोगों के साथ रहने पे, बराबर ना। मजबूरी थी, भाई का ऑपरेशन था छोटे का, कजन भाई का, तो जाना पड़ा और रहना पड़ा वहां पे, कराना पड़ा। बट देखते हैं, हो जाएंगे स्वस्थ 1-2 दिन में। मैं क्या बता रहा था आपके लिए, हाँ, तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालो एक छोटा सा, ठाकुर रणमत सिंह। कौन? ठाकुर रणमत सिंह। ठाकुर रणमत सिंह आपको अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाई साहब रीवा क्षेत्र में इन्होंने क्या किया था, 18 रणमत सिंह 1857 की क्रांति का विद्रोह किया था। 1857 क्रांति विद्रोह में पार्टिसिपेट किया था, याद रखना। तो महत्वपूर्ण है, यहाँ से इंडिविजुअल क्वेश्चन बन सकता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म याद रखना बेटा, सतना जिले के मनखरी गांव में, मनखरी ग्राम, जिला सतना, डिस्ट्रिक्ट आपका सतना हो जाएगा, ठीक है ना। किस मामले में आक्रोश था, किस मामले में? क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेजों ने रेवा पन्ना क्षेत्र की, तो रेवा पन्ना थी वहां की रियासतें, रियासतों को क्या किया था, कब्जे में कर लिया था। तो इस बात के आक्रोश में इन्होंने क्या किया, पार्टिसिपेट किया था, ठीक है ना। याद रखना 1857 के समय पे क्या, 1857 की क्रांति के दौरान जो आपके ठाकुर रणमत सिंह है, रीवा के शासक रघुनाथ सिंह की सेना में उच्च पदों पर थे, रघुनाथ सिंह की सेना में उच्च पद पर थे, रघुनाथ सिंह की सेना में सैन्य अधिकारी थे, सेना में उच्च पद पर थे। इस बात को आपको याद रखना।
ठीक है ना। इन्होंने क्या किया था, जो रीवा में आपका अंग्रेज था, पॉलिटिकल एजेंट रीवा में, जो आपका अंग्रेज एजेंट था, एजेंट ओसवान, इसके बंगले पर आक्रमण किया इन्होंने, इसके बंगले पर आक्रमण किया। हालांकि भाई साहब की किस्मत अच्छी थी तो बचकर भाग गया था, ठीक है, बंगले पर आक्रमण किया था, भाई साहब की किस्मत अच्छी थी तो भाई साहब बच गए थे, ओसमान जी क्या बच गए थे, ठीक है ना, ठीक है ना। इसके पश्चात क्या किया था, नागौद में अंग्रेज रेजिडेंट पर आक्रमण किया था, नागौद में भी क्या किया था, नागौद में अंग्रेज जो रेजिडेंट था वहां पे नागौद की रियासत में, ठीक है ना, सहायक संधि के बाद उस पर आक्रमण किया, लेकिन भाई साहब वो भी भाग गया, उसकी किस्मत अच्छी थी, और भागकर कहाँ पे, अजयगढ़ के राजा के यहाँ शरण ली उसने, कहाँ पे, अजयगढ़ के राजा के यहाँ पे शरण ली, ठीक है ना, ठीक है ना। याद रखना इस मामले में अजयगढ़ के राजा ने केसरी सिंह बुंदेला के नेतृत्व में, केसरी सिंह बुंदेला के नेतृत्व में रणमत सिंह के खिलाफ एक सेना भेजी है, रणमत सिंह के खिलाफ सेना भेजी। तो याद रखना यहीं पे रणमत सिंह का प्रचंड रूप दिखता है, बहुत इतना खतरनाक, बिल्कुल निरंकुश रूप बोल दो, ऐसा बोल दो भैया कि कोई भी आएगा हम सामने टिकने नहीं देंगे। भाई साहब ने रणवत सिंह ने क्या किया, जो आपको केसरी सिंह बुंदेला थे ना, कि दो टुकड़े कर दिए, सीधे दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया कि भाई एक अंग्रेजों को रख लो, एक अजयगढ़ को रख लो, इनको दो टुकड़ों में बांट दिया तलवार से, इस बात को याद रखना, ठीक है ना। ठीक, तत्पश्चात क्या होता, अजय इनका रणवत सिंह का बरौदा नामक स्थान पर अंग्रेजों से युद्ध हुआ था, बरौदा नामक स्थान पर अंग्रेजों से युद्ध हुआ। यहाँ पर भी क्या हुआ भाई साहब, इन्होंने अंग्रेजों की सेना को जो लताड़ा भयंकर वाला, अंग्रेजों की सेना भी यहाँ पे हार गई, ठीक है ना, अंग्रेजों की सेना भी हार गई। लेकिन बाद में जब कोई जीत नहीं पा रहा था तो अंग्रेजों ने फूट डालो नीति अपनाई, और रणवत सिंह के मित्र, रणवत सिंह के मित्र विजय शंकर, विजय शंकर ने धोखा दिया। और जब भाई साहब रणवत सिंह कहाँ पे, जलपा देवी के मंदिर में, जलपा देवी के, जलपा देवी मंदिर के तहखाने में रेस्ट कर रहे थे, भाई साहब आराम कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे, तभी जाके अंग्रेजों ने इनको पकड़ लिया, और बाद में आगरा जेल में 1 अगस्त 1869 को, 1 अगस्त 1869 को आगरा जेल में फांसी दे दी गई, ठीक है ना। तो याद रखना एमपी में आप लोग बोलते हैं 1870 क्रांति असफल हुई कहीं पे भी, तो असफल पता है, अंग्रेजों की वजह से नहीं, असफल असफल अपने घर में ही विभीषण बने हैं लोग बाग, ठीक है ना, घर का लंका भेदी है बोलते ना, तो अपने दोस्तों ने धोखा दिया है, अपने कुछ राजाओं ने साथ नहीं निभाया, इसलिए हम लोग आ रहे 1870 क्रांति में, ठीक है ना। इसके बाद आपके आते गद्दी बेटा वेंकट रमन सिंह, कौन आपके वेंकट रमन सिंह, लिखेंगे वेंकट रमन सिंह, वेंकट रमन सिंह, रघुनाथ सिंह का कौन व्यक्ति कर दी में, वेंकट रमन सिंह। ठाकुर रणवत सिंह हमने अलग से लिया था टॉपिक्स, नोट डाल के उसको कर लेना, बॉक्स में पैक कर देना, ठीक है ना। ठीक, क्या रखना, 1895 में इनके समय पर रीवा में अकाल आता है, रीवा में अकाल आता है, तो भाई साहब क्या करते हैं, एक अकाल कोष की स्थापना करते हैं, क्या करते हैं, अकाल कोष की स्थापना करते हैं। इन्होंने आपसे पूछा गया है सरस्वती भंडार पुस्तकालय कहाँ पे है, तो रीवा में इन्होंने सरस्वती भंडार नामक पुस्तकालय बनवाया, पुस्तकालय का निर्माण कराया, इस बात को आपको याद रखना है। वेंकट रमन सिंह ने बाघों के
शिकार पर प्रतिबंध लगाया था। बाघों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया था। इन्होंने पशु पक्षियों के पोषण हेतु पशु पक्षियों के पोषण हेतु रीवा में कोठी भवन की स्थापना की। कोठी भवन की, ठीक है ना। याद रखना, इन्होंने रीवा उमरिया के मध्य सड़कें, रीवा उमरिया के मध्य सड़कें तथा कई अस्पताल बनवाए, कई अस्पताल बनवाए, ठीक है ना। एक सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट रहना, इसको 3 स्टार देना, कि वेंकट रमन सिंह ने अपने क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया और ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल खोले। क्या किया? ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल खोले। साथ ही रीवा में दरबार प्रेस की स्थापना कराई और शुभचिंतक नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कराया, ठीक है ना। इसके बाद आपके गद्दी बैठेंगे बेटा, महत्वपूर्ण शासक महाराज गुलाब सिंह। महाराज गुलाब सिंह कौन बेटा गद्दी पर? महाराजा गुलाब सिंह। महाराज गुलाब सिंह गद्दी पर बैठते हैं। तो याद रखना 1934 में इन्होंने पवई रूल्स लागू की थी। पवई रूल्स लागू किए थे। पवई रूल्स क्या है बेटा? पवई क्या है? पवई रीवा राज्य में एक प्रकार के जमींदार होते थे। क्या जमींदार होते थे? कौन? जमींदार होते थे एक प्रकार के, ठीक है ना। पवई रूल्स से क्या हुआ कि जो वनोपज होती थी, वनोपज जो जंगल से प्राप्त होने वाली पैदावार थी, उस पर रीवा राज्य का अधिकार हो गया। उस पर रीवा राज्य का अधिकार हो गया, ठीक है ना। और साथ ही साथ जमींदार पर, पवईदार पर 4 से 5 गुना लगान बढ़ा दी। लगान बढ़ा दी थी, इस बात को याद रखना, ठीक है ना। याद रखना 1936 में इन्होंने पंचवर्षीय शिक्षा योजना लागू की थी। पंचवर्षीय शिक्षा योजना लागू की। साथ ही साथ 1938 में 1938 में महाराजा गुलाब सिंह ने जुबली जनाना अस्पताल की स्थापना की। जुबली जनाना अस्पताल की स्थापना की, मतलब कि महिलाओं के अस्पताल की, ठीक है ना। जिससे क्या हो, आपका जो बच्चों का जन्म होता है सुरक्षित तरीके से हो सके, प्रेगनेंसी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक क्वेश्चन पूछा गया है आपसे आरटीओ में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेज सरकार ने
अंग्रेज सरकार ने गुलाब सिंह पर हत्या का आरोप लगाया। क्या? गुलाब सिंह पर हत्या का आरोप लगाया और रीवा से बाहर भेज दिया। रीवा से निष्कासित कर दिया। इस बात को याद रखना। फिर आते हैं आपके मार्तंड सिंह। कौन आते बेटा? मार्तंड सिंह। मार्तंड सिंह आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपका है, भैया रीवा रियासत का विलय हुआ भारत संघ में। इनके समय पर रीवा रियासत का विलय हुआ कब? 11 मार्च 1948 को। दूसरा आपको याद रखना, गोविंदगढ़ में इन्होंने आम अनुसंधान, कहां पे? गोविंदगढ़ में। पूछा जाता है आपका आम अनुसंधान कहां पे, तो रीवा जिला में। तो रीवा जिला के गोविंदगढ़ में आम अनुसंधान की स्थापना की। साथ ही साथ इनको भारत का पहला सफेद टाइगर, भारत का पहला सफेद टाइगर मोहन मिला इन्हें। क्या मिला? मोहन। भारत का पहला सफेद टाइगर मोहन इनको मिला। ठीक है ना? ठीक है, चलो। तो इसके साथ आपकी रीवा रियासत समाप्त होती है। कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट लिख लो, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लो जो मैं आपको लिखवा रहा हूं। कुछ आपको एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लो जो मैं आपको लिखवा दे रहा हूं। जैसे कि बघेल वंश संबंधी साहित्य, बघेल वंश संबंधी साहित्य, बघेल वंश संबंधी साहित्य, इसमें लिखना आपको बघेल वंशावली किसने लिखी है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? ग्रंथ लिखेंगे या पुस्तक लिखेंगे? यहाँ पे आपको लेखक, ठीक ना? बघेल वंशावली, बघेल वंशावली, रीवा राज्य दर्पण, रीवा राज्य दर्पण, व्याघ्र वंश संग्रह, बघेल वंश वर्णनम, बघेल वंश वर्णनम, अमरीश विलास, अमरीश विलास, आनंद रघुनंदम, आनंद रघुनंदम, हरिचरित चंद्रिका, हरिचरित चंद्रिका, वीरभद्र चंपू। तो देखो, बघेल वंशावली की रचना कौन है बेटा? बघेल वंशावली के रचनाकार आपको मिलेंगे अजवेश राम, अजवेश राम। रीवा राज्य में आपको जीतन सिंह, व्याघ्र संग्रह में आपको रहमान अली, बघेल वंश वर्णन में आपको रूपाली शर्मा, अमरीश विलास में आपको नीलकंठ, आनंद रघुनंदन में आपको विश्वनाथ सिंह, वीरभद्र चंपू में आपको पद्मनाथ मिश्रा और हरिचरित चंद्रिका में आपको जय सिंह। आपको प्रमुख रचनाकार मिल जाएंगे, ठीक ना? प्रमुख रचनाकार आपको मिल जाएंगे, इस बात को आपको रखना, ठीक ना? थोड़ा सा रामतनु पांडे के बारे में लोग जानते हैं। रामतनु पांडे, तानसेन के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखें। तानसेन के बारे में, तानसेन। इनका जन्म कहाँ हुआ था बेटा? तो बेहट गांव ग्वालियर, बेहट गांव ग्वालियर में जन्म हुआ था। इनका मूल नाम
रामतनु पांडे या तन्ना के नाम से भी इनको जानते हैं, तन्ना के नाम से जानते हैं। राजाश्रय की बात करें कि कहाँ कहाँ पे राजाश्रय मिला इनको, किसके राज दरबार में रहे हैं, क्या रखना पहले तो आपको दौलत खां के समय, जो कि शेर शाह सूरी का पुत्र था। सूरी का पुत्र था। फिर आपको रीवा के शासक रामचंद्र देव के यहाँ पे, रीवा शासक रामचंद्र देव के यहाँ पे, फिर मुगल सम्राट अकबर के यहाँ पे 1562 से। अकबर, ठीक है ना। क्या रखना, अकबर के जो गुरु थे, गुरु मोहम्मद गौस खां, मोहम्मद गौस खां, इनके कहने पर, इनके समझाने पर तानसेन ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था और अपना नाम बदलकर आता अली खान रखा। क्या, आता अली खान रखा, इस्लाम धर्म स्वीकार करके आता अली खान नाम रखा, ठीक है ना। ऐसा माना जाता है इन्होंने बहुत सारे रागों का आविष्कार किया है, बहुत सारे रागों का आविष्कार किया, जैसे कि आपका मियां मल्हार, मियां मल्हार, दरबारी कान्हाड़ा, दरबारी कान्हाड़ा, मियां सारंग, मियां सारंग इत्यादि इत्यादि रागों का आविष्कार किया है, ठीक है ना। साथ ही साथ इनको, साथ ही साथ भाई साहब को क्या, ध्रुपद गायन, दीपक राग, राग मल्हार, प्रेम मल्हार इत्यादि इनको आता था, ठीक है ना। इत्यादि महारत हासिल थी, ठीक है ना। जैसे मियां मल्हार क्या, ध्रुपद गायन, ध्रुपद गायन, दीपक राग, राग मल्हार, मियां की सारंग इत्यादि में इनको महारत हासिल थी, ठीक है ना। अकबर ने इनको उपाधियां दी थी, उपाधियां, अकबर ने कुछ उपाधियां दी थी, जैसे कि मियां, मियां की उपाधि दी थी। साथ ही साथ इनको कंठाभरण विलास, कंठाभरण विलास की उपाधियां दी थी, ठीक है ना। बात करूं इनके पुत्रों की, तो रामधनु पांडे के पुत्र कांतरंग खान, सूरत सेन, विलास खान, जो कि संगीत कार्यक्रम में भी फेमस हैं। बात करूं मकबरे की, इनका मकबरा कहाँ पे है, तो इनका मकबरा आपको इनके गुरु के साथ ग्वालियर में मिलेगा। कहाँ बेटा, ग्वालियर में, ग्वालियर में मिलेगा, ठीक है ना। वही मोहम्मद गौस के मकबरे के साथ, मोहम्मद गौस के मकबरे के साथ, ठीक है ना। मोहम्मद गौस के मकबरे के साथ इनको मकबरा मिलेगा। इसकी लालच मैं आपको भेज दूं क्लास में, इसका स्क्रीनशॉट लेके पटक दूं। एक सेकंड देना मुझे बस। लग गया, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने बघेली वंश देख लिया, बघेली वंश के शासक देख लिए, रामधनु पांडे को देख लिया। अब आपके लिए मध्यकालीन भारत में कुछ भी नहीं बचा है। मध्यकालीन भारत में आपका मोस्टली सब कुछ खत्म हो गया है। अब आपका आधुनिक भारत शुरू होगा। और आधुनिक भारत में आपको बता दूं, आधुनिक भारत में 3 तो रियासतें पढ़ते हैं हम लोग। आधुनिक भारत में एक तो मराठा पढ़ेंगे हम लोग। हाँ? आधुनिक भारत में एक तो मराठा पढ़ेंगे, जिसमें होलकर, सिंधिया, पवार, तुकोजी, जीवाजी इत्यादि इत्यादि को पढ़ेंगे हम लोग। तो सिंधिया आपकी क्या, सिंधिया रियासत, होलकर रियासत, सिंधिया रियासत, होलकर रियासत आपकी महत्वपूर्ण हो जाएगी।
फिर आपकी आ जाएगी सिंधिया, होलकर और भोपाल रियासत। ये आपकी 3 रियासतें एमपी में महत्वपूर्ण है और इन्हीं का इतिहास आपका आधुनिक भारत का इतिहास है, ठीक ना। फिर अलग से हम लोग क्या करेंगे, 8057 का क्रांति पढ़ लेंगे, 1857 क्रांति पढ़ लेंगे हम लोग साथ में, ठीक है ना। 1857 की क्रांति पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर भारत में कांग्रेस पढ़ लेंगे, भारत में कांग्रेस। देखो सोर्स वही है, वही परीक्षाधाम है, वही तथ्यवाड़ी है, वही आकार के नोट्स हैं, वही समीक्षा के नोट्स हैं, वही इसके नोट्स है, वही इसके नोट्स हैं। सबके नोट्स को मिला के कंटेंट बनाया गया है। ऐसा नहीं कि मैं विशेषज्ञ हूं, मुझे आता है। यूज गूगल किया जाता है, चैट जीपीटी किया जाता है, बट आपको एक बहुत अच्छे तरीके से और आपको एग्जाम ओरिएंटेड देने की जिम्मेदारी होती है कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जैसे मैंने कहा था कि आपको मीडियल हिस्ट्री में 5 से 6 क्लास होनी है, तो 7 क्लास में आपका हो गया। ऐसे आधुनिक भारत में आपको 7 घंटे की क्लास चाहिए। आधुनिक भारत में आपको 7 घंटे की क्लास चाहिए। 2 दिन में लेट हो गया, एक्चुअली 2 से 3 दिन हॉस्पिटल में रहा हूँ, तो वहां पे लेट हो गया हूँ, बट आपकी अब क्लास कंटिन्यू मिल जाएंगी आपको, ठीक है ना। अब आपको क्लास कंटिन्यू मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करो ना करो, नोट्स जरूर शेयर कर देना। और मैं देख रहा हूँ पिछली 3 क्लास से, जब से रियासत शुरू की है, मेरे पास एक भी नोट्स नहीं आया है। अब मैं अब नाम लेके शिकायत नहीं करूँ किसके नोट्स नहीं आए हैं, बेटा आप लोग को पता है मैं आपके नाम लेता हूँ क्लास में, बट इस चीज में नाम नहीं लूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग क्लास रेगुलर करो तभी मजा आएगा, नहीं तो शुरुआत तो सब कर लेते हैं, अंत तक वही पहुंचता है जो मंजिल तक जाना चाहता है। देखो होता क्या है, जब कोई भी काम करते हैं तो एक ग्राफ बनाता हूं हमेशा, जोश, जोश पीक पर होता है। जोश क्या होता है, पीक पर होता है। आप ऐसे समझ लो, जोश कैसे तोड़ते हैं, J10 होता है, MNO, वो आपका 15 पे आता है, PQRS ST, एस आपका 19 पे आता है, और H आपका 8 पे आता है। हम लोग ऐसे ग्राफ बनाते हैं कि शुरुआत में आपका जो जोश होता है 10 की स्पीड में होता है, फिर आपकी 15 की स्पीड पहुंचता है, फिर आपके 19 में। लेकिन जैसे हम अंत में पहुंचते हैं हमारा जोश गिर जाता है। जब भी हम लोग विषय की, सिलेबस की, टॉपिक की परिपूर्णता पे पहुंचते हैं, क्लास के एंड में गिरते हैं, हमारा जोश धड़ाम से गिरता है और हम लोग जल्दी भागने का प्रयास करते हैं और पूरी चीजें वहीं से एग्जाम में आती हैं, हम फंस जाते हैं। फिर कि हमने पूरी मेहनत कर ली है और अंत में हमारा जोश धड़ाम से गिर गया है। ये जोश ऐसे ही कुछ बताते हैं आपके लिए कि शुरुआत हम 10 की स्पीड से आ रहे हैं, 15 की स्पीड से आ रहे हैं, फिर 19 की स्पीड से आ रहे हैं, फिर आपके 8 की स्पीड हम लोग धड़ाम से गिर रहे हैं। वैसे गलती मत करो, जोश बराबर बना के रखो, तभी मजा आएगा, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।